अपनी लैंड क्रूजर से उतरकर मालविका दंदनाती हुई पुलिस स्टेशन में पहुंची। इंस्पेक्टर साहब, आखिर उन्हें जमीन खा गई या आसमान निगल गया? सबके सब उसे देखते हुए उठ खड़े हुए। कोई ऊंची हस्ती अगर पुलिस स्टेशन न आ जाए तो सम्मान होने लगता है। मालविका भी पुलिस स्टेशन में जोर जोर से चीख रही थी, जिससे सब वहीं थम गए। पीछे खड़े शख्स ने उसे कसकर पकड़ा हुआ था, जिससे तैश में आई हुई मालविका को वो संभाल सके। तुम सब सस्पेंड होंगे अब। कमिश्नर साहब से बात करूंगी मैं। उसकी आंखों में गुस्से की लालिमा देखकर सब कांप रहे थे। आखिर कौन थी ये मालविका और उसके पीछे खड़ा शख्स कौन था? सारे राज जानने आगे चलकर आपसे निवेदन है कि वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दीपक, ओ दीपक, देख बेटा, तेरे पापा बुला रहे हैं। दीपक अपने कमरे से निकल कर आया और बोला, क्या हुआ मम्मी, इतना क्यों चिल्ला रही हो? दीपक की माँ लता जी ने कहा, बेटा ये देख, ये लड़की कैसी है? उसके आगे एक तस्वीर बढ़ाते हुए बोली। दीपक ने देखकर कहा, माँ ये तो घरेलू लड़की लगती है, मुझे तो कामकाजी लड़की चाहिए। मुझे लंदन सेटल होना है, वहाँ ये लड़की गवार क्या करेगी? लता जी ने साथ बैठे अपने पति विष्णु प्रसाद की तरफ देखते हुए कहा, इसका नाम रोशनी है और इसने बीए किया है, घर के सारे काम आते हैं, लेकिन दिन दुनिया की कोई खबर नहीं और हमें ऐसी लड़की ही तो चाहिए। विष्णु प्रसाद जी ने कहा, देखो बेटा, यही लड़की ठीक रहेगी, क्योंकि इकलौती है और इसके पिता शादी में लाखों का खर्च करने को तैयार हैं। तुम इकलौते हो तो बाद में भी किसी न किसी के बहाने से देते ही रहेंगे। तुम्हारे ऊपर इतना खर्च किया है हमने, अगर कामकाजी लड़की ढूंढते रहेंगे तो रिश्ता नहीं मिलने वाला। दीपक गुस्से से देखता हुआ खामोशी से अपने कमरे में चला गया। लता जी ने अपने पति से कहा, कहने दीजिए इसको जो कहता है, आप तो बस बात आगे बढ़ाइए। विष्णु प्रसाद जी ने अगले दिन ही लड़की वालों को फोन करके मिलने का कार्यक्रम पक्का कर लिया। सब लोग एक रेस्टोरेंट में मिले। खाने पीने के बीच सारी बातें हुई। दीपक भी उस लड़की रोशनी से मिला और अनमने ही बात भी कर ली। वो काफी खुश नजर आ रही थी। रोशनी को दीपक पसंद आ गया था। लड़की के पिता के 3 बच्चे थे, जिनमें तीनों ही बेटी थी। शादी में लेन देन की बात पर लड़की के पिता ने कहा, हमने अपनी तीनों बेटियों के नाम पर शादी के लिए पैसे जमा रखे हुए हैं, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। लड़के को 1 कार और 5 लाख कैश के अलावा सबको सोने की चैन भी देंगे। बारातियों के स्वागत की तो चिंता ही मत कीजिए, बाकी जो भी दहेज होता है वो सभी देंगे, और कोई कमी हो तो बता दीजिए। रस्म रिवाज आप जानते ही होंगे, उनमें भी खर्चा होता है। लड़के की माँ तो बेहद खुश थी। 5 लाख अभी से उनकी निगाहों के सामने घूमने लगे थे। 10 लाख की गाड़ी भी अलग से मिलने वाली थी। सब बातें तय होने के बाद दोनों परिवार अपने घर लौट आए। घर आकर दीपक ने कहा, मम्मी ये बहुत सिंपल लड़की है, मेरे ऑफिस की हाई फाई पार्टियों ने मेरे साथ कैसे जाएगी? लता जी ने कहा, दीपक तुम्हारे लिए हम कब से लड़की देख रहे हैं। लड़की तुम्हारे टाइप की मिलती है तो दहेज के नाम पर 0, और हमारे टाइप को मिलती है तो तुम्हारे पसंद नहीं आती। ऐसे तो कभी शादी होगी ही नहीं। बैठे रहना कुंवारे, या फिर किसी तलाकशुदा 2 बच्चों की अम्मा से बिना दहेज शादी कर लेना। लता जी चीख कर पड़ी थी। विष्णु प्रसाद जी ने कहा, अरे क्या कह रही हो, अपना ही बेटा है। लता जी ने कहा, देखो जी, मैं तो ये मौका छोड़ूंगी नहीं, आप ही बेटे को समझाओ। इसको कार भी चाहिए और लड़की भी अपने मतलब की चाहिए। ये सुनकर विष्णु प्रसाद जी चुप बैठ गए थे। उधर रोशनी तो जैसे ख्यालों में ही गुम थी। उसकी माँ प्रभा जी ने अपने पति राम प्रकाश जी से कहा, ये इतने बड़े वादे क्यों कराए हैं आप? सोने की चैन परिवार को देनी थी, लेकिन आप सबको देने का वादा कराए हैं। 5 लाख का कैश कहाँ से आएगा और इतनी बड़ी शादी कैसे होगी? अरे हमारे पास केवल 30 लाख हैं, जिसमें तीनों की शादी करनी है। 10 लाख एक के लिए जमा किया था। अब आपका काम धीमा हो चुका है, घर खर्च कर चलता है।
दुनिया को क्या पता कि लाखों में खेलने वाले आप अब किस दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने तो मुंह फाड़कर मांग लिया, मगर आपको तो सच बताना चाहिए था। जितना कर सकते हैं उतना ही कीजिए, वरना ये रिश्ता कैंसिल कीजिए। राम प्रकाश जी को कि अपनी सारी पासबुक निकाल कर बैठे थे और चिंता में डूबे थे। उन्होंने प्रभा जी को आखिरी पंक्ति सुनाकर कहा, देखो प्रभा, जो तुम कह रही हो वो भी हम कर चुके, लेकिन हुआ क्या, वो लड़के इस काबिल ही नहीं थे कि अपनी लड़की सौंप देता। ये लड़का इकलौता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, महीने का 2 लाख कमाता है, जिसमें से आधा भी खर्च नहीं होता होगा। ऐसा लड़का तो नहीं जाने दे सकता ना, और शादी का ही खर्च है ना। घर बस गया तो ये भी दुख नहीं होगा, प्रभा जी ने कहा। लेकिन बाकी 2 लड़कियां का भी सोचो, वो तो अभी पढ़ रही हैं। राम प्रकाश जी ने कहा, अरे धीरे बोलो, रोशनी सुन लेगी, सब हो जाएगा। किस्मत भी तो सबकी अपनी अपनी है। प्रभा जी बड़बड़ाती हुई चली गई। किस्मत के भरोसे ही काम होने लगे तो बस हो गया काम। ये तो हमें सड़क पर लाकर छोड़ेंगे। वो किचन में बर्तन पटक कर गुस्सा जता रही थी और कमरे में बैठी इन सब बातों से अनजान रोशनी दीपक के साथ आने वाले जीवन के ख्वाब सजा रही थी। कुछ दिनों में रोका होना तय हुआ था और 3 महीने बाद शादी थी। शादी की शॉपिंग शुरू हो चुकी थी। सोने के जेवर से लेकर कपड़े और कार की बुकिंग तक सब हो चुका था। एक दिन दीपक के पिता का फोन आया, जिसके बाद राम प्रकाश जी के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी। प्रभा जी ने कहा, अरे क्या हुआ, कुछ बताइए भी, चेहरे पर 12 क्यों बज गए? राम प्रकाश जी ने इधर उधर देखा और बोले, प्रभा, दीपक के पापा कह रहे हैं कि उन्हें 2 लाख रुपए अभी चाहिए। 1 लाख सगाई पर और 2 लाख बारात के स्वागत के समय चाहिए। बाकी सब तो ठीक है, मगर कल ही 2 लाख कहाँ से लाऊं? इतना सारा खर्चा हो चुका है। किसी से पैसे के लिए कहा था, लेकिन वो तो 1 हफ्ते बाद मिलेंगे। प्रभा जी ने कहा, मैंने पहले ही मना किया था और कीजिए शादी। मैंने कहा था कि ये लड़का महंगा पड़ेगा, आप भुगतिए। राम प्रकाश उन्हें घूरकर बोले, ये बातें बंद करो और रास्ता निकालो। दोनों खामोश बैठे थे कि तभी राम प्रकाश जी बोले, प्रभा, बुरा ना मानो तो जो सोने के जेवर हैं तुम्हारे, उन्हें गिरवी रख देते हैं। बाद में जैसे ही पैसे मिलेंगे मैं छुड़ा लूंगा। प्रभा जी की ही बोलती जैसे पहले ही वहां रोशनी आ गई। पापा, ये सब क्या हो रहा है? मम्मी के जेवर मेरी शादी के लिए गिरवी रखने की बातें क्यों हो रही हैं? अरे बोल दीजिए उन्हें कि अभी पैसे नहीं हैं, वरना मैं शादी ही नहीं करती। इस बात को सुनकर तो प्रभा जी झट से बोली, अरे बेटे, ये जेवर होते ही किस लिए हैं? बुरे समय में ही तो काम आते हैं। तुम ये सब छोड़ो और ये बताओ कि तुम्हारा लांगा फिनिशिंग होकर आ गया ना? बात बदलने की कोशिश भी भूल गई और बोली, हाँ मम्मी, बस कल सुबह मिलेगा। लेकिन ये सब क्या है? प्रभा जी बोली, बेटा, लड़कियों की शादी ऐसे ही होती है। और जेवर क्या मेरे साथ जाएंगे? बेटा तो कोई है नहीं, ये तुम लोगों के लिए ही तो जमा किए थे। इस बात पर रोशनी मुस्कुरा दी और सहेली का फोन आते ही बात करती हुई उठकर चली गई। उसे ये बात प्रभा जी ने इस तरह समझाई थी कि वो सामान्य हो गई। उसके जाते ही प्रभा जी ने राम प्रकाश जी को घूरकर कहा, इसके सामने कोई चारा ही नहीं था, लेकिन ये तरीका सही नहीं लग रहा है मुझे। अगर उधर पैसे नहीं मिल पाए तो सारे जेवर चले जाएंगे, जो कि बाकी दोनों बेटियों के भी तो हैं। राम प्रकाश जी ने समझाते हुए कहा, अरे बहुत भरोसे का आदमी है, पैसे तो जरूर मिलेंगे, खामखा डरो मत, तुम बस जेवर लाकर दे दो मुझे। अगले दिन राम प्रकाश जी ने जेवर ले जाकर गिरवी रख दिए और उसके बदले 5 लाख रुपए ले आए। 2 लाख उन्होंने तुरंत ही अपने होने वाले समधी जी को पहुंचा दिए। उनकी खुशी का तो ठिकाना ही ना रहा। पैसे तय समय पर आ गए, वो भी 1 दिन में। लता जी ने कहा, मुझे तो लग रहा है कि आपने कम ही पैसे मांगे हैं, हम तो इनसे और भी दहेज मांग सकते थे। घर देखा है इनका कितना बड़ा है। अपने घर के पता देने के लिए लोग इनके घर का लैंडमार्क देते हैं। ये लोग नहीं जानते थे कि राम प्रकाश जी पहले ही अपने घर को अपनी फैक्ट्री बचाने के लिए गिरवी रख चुके थे और अब फैक्ट्री भी चल नहीं रही थी। कम धंधा मंदा था
और अच्छा खासा नुकसान हो रहा था। लेकिन ये सब राम प्रकाश जी के घर में किसी को पता नहीं चलने दिया, यहाँ तक कि अपने घर में भी नहीं। शादी के खर्च के लिए जेवर गिरवी रख दिए गए थे और उधर का पैसा अभी तक नहीं आया था। प्रभा जी का दिल बैठा जा रहा था, लेकिन राम प्रकाश जी सारे इंतजामों में इतने व्यस्त थे कि प्रभा जी की बात भी उनके कानों तक नहीं जा रही थी। शादी का दिन आ गया और रोशनी अपनी आंखों में अपने खूबसूरत ख्वाब लिए अपने ससुराल चली गई। बड़ी बरकम दहेज और दहेज में मिले पैसे ने उसका खूब सम्मान करवाया। अपने पापा की दी हुई कार में विदा होकर आई रोशनी से उसकी सास ने आते ही कहा, बेटा तुम हमें घर में बहू नहीं बेटी बनकर लाई हो। मेरी मिन्नी और तुम में कभी कोई फर्क नहीं किया जाएगा। जितना प्यार उसको मिलता है उससे ज्यादा ही तुम्हें मिलेगा। इस घर को अपना घर समझना और बेटी की जिम्मेदारी निभाना। रोशनी के तो जैसे पंख ही निकल आए थे और वो हवा में उड़ रही थी। इतना अच्छा ससुराल मिला है, जरूर पिछले जन्म में मोती दान किए होंगे। रोशनी बस यही सोचती रहती थी। दीपक जाने क्यों उसे इग्नोर कर रहा था। वो दिन भर घर में सारे काम करती और तरह के पकवान बनाकर खिलाती। सास ससुर खूब तारीफ भी करते, मगर दीपक सिर्फ अच्छा है खा कर निकल जाता। सबके साथ घुली मिली रोशनी अब तक अपने पति के साथ घुल मिल नहीं पाई थी। उसकी सास ने उसे बताया कि दीपक को मूंग दाल का हलवा बहुत पसंद है। रोशनी ने जल्दी से तैयारी करके बहुत मेहनत से हलवा बनाया। जब सब नाश्ता करने बैठे तो सामने रखा मूंग दाल का हलवा अलग ही खुशबू बिखेर रहा था। ससुर विष्णु प्रसाद जी ने कहा, क्या बात है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तब सास लता जी ने कहा, अरे आज रोशनी ने इसकी मनपसंद का हलवा बनाया है, वही मूंग दाल वाला। दीपक ने कनसीखियों से रोशनी को देखा और उसके मुस्कुराहट सिर झुका लिया। माँ ने दीपक की प्लेट में आलू के परांठे के साथ हलवा भी परोस दिया, लेकिन दीपक ने ध्यान ना दिया। सब खाते रहे तो मिनी ने कहा, भैया अब तारीफ भी कर दो, भाभी ने बड़ी मेहनत की है। दीपक ने कहा, जरूरत नहीं है इतनी मेहनत करने की, मार्केट में भी अच्छा हलवा मिल जाता है। इस बात को सुनकर मिनी हंसने लगी और बोली, भाभी इससे तो अच्छा मार्केट से ही मंगवा लेती। लता जी ने उसे घूरा और फिर रोशनी को देखा तो उसकी आंसू भरी आंखें देखकर उन्हें दीपक पर गुस्सा आ गया। दीपक कुछ देर में उठकर बोला, मुझे ऑफिस जाना है। जैसे ही वो कमरे में गया तो उसके पीछे लता जी भी गई और जाकर बोली, ये क्या बदतमीजी है दीपक, वो तुम्हारी पत्नी बन चुकी है, थोड़ी सी तारीफ नहीं कर सकते थे क्या? वो रो रही है। दीपक ने कहा, आपको दहेज मिल गया और इसके बदले उसको इंजीनियर पति, तो फिर अब मुझ पर रोक लगाना बंद कीजिए कि मैं जी ना सकूं। यहाँ रह रही है तो रहे, लेकिन मेरे साथ ना चिपके। लता जी ने कहा, खबरदार दीपक, जो ऐसा कहा तो किसके साथ चिपकेगी फिर वो, और अगर ऐसे ही दुखी रही तो एक दिन उसके घर पता चल जाएगा और आगे कभी कुछ नहीं मिलेगा। दीपक ने कहा, तो आपने मुझे एटीएम कार्ड बना दिया है क्या? जब चाहेंगी पैसे उगा लेगी। लता जी ने कहा, उसके साथ पतियों वाला बिहेव करो, ये आखिरी बार बोल रही हूँ। ये कहकर वो गुस्से में बाहर चली गई। कुछ देर बाद कमरे की तरफ आती हुई रोशनी ने ये शब्द सुन लिए। ये सब सुनकर तो उसका दिल दिमाग जैसे सुन ही हो गया था। किचन में जाकर सिर ढके पल्लू से उसने अपने आंचू पोंछे तो सास ने पीछे से आकर कहा, बेटा रो मत, अभी नई नई बात है, दीपक समझ जाएगा। उसे पता नहीं है कि पत्नी के साथ कैसे व्यवहार करना है। रोशनी होठों पर झूठी मुस्कुराहट ले आई थी, लेकिन सास के अंदर छुपे वेद का पता तो लग ही चुका था। आज वो जान गई थी कि इतने प्यार के पीछे कारण इतना बड़ा है। एक पल को रोशनी के दिल में दीपक का ख्याल आया तो मन में एक विचार उभरा, कुछ भी मेरे पति लालची नहीं है, मैं उन्हें अपने प्रेम से अपना बनाकर रहूंगी। वो ठीक तो क्या फर्क पड़ता है कि बाकी लोग कैसे हैं। उजाले की एक किरण नजर आते ही बुझी रोशनी जैसे फिर से जगमगा उठी और अपने रोजमर्रा के कामों में लग गई। अब वो दीपक की तरफ प्यार से देखती
और उसके दिल में प्रेम जगाने के लिए उसके सारे काम करती, उसके कपड़े धुलकर खुद प्रेस करके रखती और उसकी मनपसंद का खाना तैयार करती। दीपक सब देख रहा था और बदलाव इतना होने लगा था कि वो उसका थोड़ा ख्याल रखने लगा था। पति पत्नी के संबंध तो नहीं थे, लेकिन एक छत के नीचे रहने से फर्क पड़ रहा था। कभी प्रभा जी फोन करके पूछती कि सब कैसा चल रहा है, तो रोशनी हंसकर कहती कि मम्मी, मुझे तो यहाँ सब बहुत प्यार करते हैं, मम्मी जी भी बहुत अच्छी हैं और सब मुझसे खुश रहते हैं। प्रभा जी और राम प्रकाश जी इस बात से आश्वस्त हो जाते कि बेटी ससुराल में खुश से है। मिनी का बर्थडे आ रहा था और वो लता जी से बार बार एक नए फ़ोन की डिमांड कर रही थी। जब जब रोशनी सामने होती तो लता जी कहती, अरे मिनी, फ़ोन की जानकारी तो भाभी को ज़्यादा है, वही दिलवा देगी। रोशनी ये सुनकर सोच में पड़ जाती कि वो कैसे फ़ोन दिलवाएगी। जो फ़ोन मिन्नी को चाहिए था वो 35,000 का फ़ोन था। दीपक ने तो कह दिया था कि वो बिल्कुल भी फ़ोन नहीं दिलवाएगा, लेकिन मिनी जिद पर अड़ी हुई थी। लता जी ने कहा, रोशनी, अपनी मम्मी को फ़ोन लगाकर दे दो, हमें उन्हें मिनी के जन्मदिन का निमंत्रण देना है। रोशनी ने जैसे ही फ़ोन लगाकर दिया तो लता जी ने औपचारिक बातों के बाद निमंत्रण दे दिया। प्रभा जी ने कहा, आपकी अकेली बेटी है, उपहार तो अच्छा मिलना चाहिए, बताइए तो क्या चाहिए मिनी को। लता जी इसी इंतज़ार में थी और उन्होंने तुरंत मौका बुना लिया। अरे, उसको तो एक फ़ोन चाहिए, उसने कब से पसंद कर रखा है। दीपक तो कहता है कि इसको फ़ोन की क्या ज़रूरत है, इसके पापा भी नहीं मंत्र, लेकिन अब बच्ची बड़ी हो रही है, शौक भी होने ही लगते हैं। प्रभा जी ने कहा, चलिए फ़ोन हमारी तरफ से रहा। लेकिन जब राम प्रकाश जी प्रभा जी के साथ उस फ़ोन को खरीदने गए तो हैरान रह गए। फ़ोन पूरे 35,000 का था। उन्होंने तो सोचा था कि 10-15 हज़ार में आ जाएगा, मगर ये तो बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन प्रभा जी समदन से कह चुकी थी और अब फ़ोन का इंतज़ाम करने के सिवाय कोई चारा ना था। जन्मदिन वाले दिन मिनी को जैसे ही प्रभा जी से फ़ोन मिला तो लता जी की आंखें चुंधिया गई। इतना महंगा फ़ोन 2 दिन में घर आ चुका था। वो तो जानती ही नहीं थी कि राम प्रकाश जी ने अपने सोने की चेन बेचकर अपनी पत्नी प्रभा जी का किया वादा पूरा किया था। अब तो लता जी ने मन में सोचा कि किसी न किसी बहाने से मांगती रहेंगी। अब वो हर बार रोशनी के सामने रोने लगती, मगर रोशनी सब समझ रही थी। एक दिन उन्होंने घर की किस्त के लिए कहा, इस बार कैसे जमा होगी घर की किस्त? दीपक की तनख्वाह भी नहीं आई है। उसने दीपक से कहा, मम्मी जी चाहती हैं कि मैं अपने घर से पैसे मांगूं, लेकिन मैं घर पर कैसे कह सकती हूँ। लता जी वहाँ आई और जोर से बोली, जिससे ये शिकायत कर रही हो ना, ये मेरा ही बेटा है, इंजीनियर पति मिल गया है ना। अरे, इसको इंजीनियर किसने बनाया, पैसा नहीं लगाया क्या? रोशनी देखती ही रह गई। उसने कहा, मम्मी जी, आपकी मदद तो ये भी कर सकते हैं, इनकी इतनी अच्छी तनख्वाह है। लता जी ने आंखें निकाल कर कहा, इसकी तनख्वाह से ही तो घर चलता है, घर की किस्त भी निकालनी होती है। अरे, अगर तुम्हारे पापा उधार दे देंगे तो क्या उनके पास पैसों की कमी आ जाएगी? दीपक तनख्वाह से वापस दे देगा। आज बात आमने सामने खुलकर हो रही थी और सास की बड़ी बड़ी आंखें देखकर रोशनी डर गई थी। दीपक अपनी माँ को घूर रहा था, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं थी कि सैलरी तो आ चुकी है। रोशनी ने ये बातें अपनी छोटी बहन से साझा की। उसने अपना दुख बहन के साथ बांटा, मगर छोटी बहन रितिका ने अपने पापा को ये बात बता दी। अब तो राम प्रकाश जी चिंतित हो गए। ससुराल में बेटी को पैसे के लिए तंग किया जा रहा था और वो अपनी बेटी को दुखी नहीं देख सकते थे। उन्होंने बिना प्रभा जी को बिना कुछ बताए छोटी बेटी की शादी के पैसों में से कुछ पैसे निकालकर रोशनी के ससुर को पहुंचा दिए। पैसे आते देकर लालची लता जी का तो ये आए दिन का काम हो गया था। दिन ब दिन रोशनी की सास और ससुर की मांगें बढ़ती जा रही थी। राम प्रकाश और प्रभा जी अब तंग आ चुके थे। शादी को 1 साल होने को आया और रोशनी की शादी की सालगिरह आ गई। लता जी ने कहा, दीपक, अब तो ससुराल से तुम्हें बड़ा ही उपहार मिलेगा, आखिर शादी को 1 साल हुआ है।
घर में ही पार्टी रखी गई और राम प्रकाश जी को सपरिवार घर पर पार्टी में बुलाया गया। राम प्रकाश जी अपनी बाकी की 2 बेटियों और पत्नी के साथ आ पहुंचे। लता जी उनके आगे पीछे देख रही थी। उन्होंने उन लोगों को एक तरफ बैठाकर धीरे से विष्णु प्रसाद जी से कहा, अरे ये तो कुछ लिए ही नहीं है, खाली हाथ कैसे चले आए हैं। कुछ देर में केक कटिंग होने लगी तो प्रभा जी ने बेटी दामाद को पर्स से निकालकर एक लिफाफा दिया। ये देखकर लता जी के चेहरे पर गुस्सा साफ तौर पर नजर आने लगा। उन्होंने कहा, अरे ये सब क्यों दे रहे हैं, गिफ्ट में तो कुछ भी आ सकता है। रोशनी अब डर रही थी कि कहीं उसकी सास उसके माता पिता का अपमान ना कर दे। लता जी ने सरेआम दीपक के हाथ से लिफाफा लेकर खोलकर देखा और उसमें रखे 2000 रुपये देखकर बोली, इतने की तो निश्वावर कर देते हम, आप ये 2000 देकर हमारा अपमान क्यों कर रहे हैं। अरे बेटे की शादी की पहली सालगिरह है तो कुछ देखने दिखाने लायक उपहार लाते, ये क्या 2000 रुपये में टरका रहे हैं। अरे पैसे नहीं थे तो आना जरूरी थोड़े था। रोशनी की छोटी बहन रितिका और रश्मि बोली, आंटी जी अगर पापा कुछ बोल नहीं रहे हैं तो क्या आप इनकी बेइज्जती करती जाएंगी। अरे इतना दहेज देकर शादी की है, इतना पैसा तो आप लोगों के पेट भरने में खत्म हो चुका है। इस शादी के चक्कर में मम्मी के जेवर गिर भी पड़े हैं, फैक्ट्री गिर भी है। इनकी बातें सुनकर राम प्रकाश जी ने रितिका का हाथ पकड़कर खींच लिया। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा क्यों सब लोगों के सामने ये बातें कह रही हो। रोशनी घबराकर अपने पापा के पास जाकर खड़ी हो गई और उनका हाथ पकड़ लिया। लता जी ने कहा, अरे दहेज दिया है तो क्या, इंजीनियर है मेरा बेटा, कोई रिक्शा नहीं चलाता है, लालची तो तुम लोग हो। रितिका ने चीख कर कहा, तो फिर घर की किस्तें भी हमसे क्यों मांगी गई। प्रभा जी ये सुनकर तिलमिला उठी और बोली, क्या किस्तें तेरे पापा ने दी हैं। रितिका ने सिर को हाँ से हिलाकर जवाब दिया। प्रभा जी को मानो आग ही लग गई। उन्होंने जोर से कहा, एक लड़की की शादी में इतना खर्च कर दिया हमने, ऊपर से सबके सामने हमें लालची कहकर जाने क्या क्या इल्ज़ाम लगा रही हैं। अरे आज सबको पता चलना चाहिए कि लालची तो आप लोग हैं। मैंने पहले ही कहा था कि मत कीजिए इस घर में शादी। राम प्रकाश जी ने कसकर प्रभा जी का हाथ पकड़ा और बाहर की तरह खींचते हुए धीरे से बोले, क्या कह रही हो प्रभा, इस घर में हमारी बेटी ब्याही गई है, इसके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। अब दोनों बेटियां भी रोशनी को वहां से ले जाने में लगी हुई थी। लता जी जोर जोर से बड़बड़ा रही थी और रोशनी डरी सहमी खड़ी हुई सब सुन रही थी। दीपक अपने घर में मेहमानों के बीच होता तमाशा खड़ा हुआ देख रहा था। रोशनी बार बार उसकी तरफ देख रही थी कि शायद वो कुछ कहेगा, मगर दीपक गुस्से में खड़ा सिर्फ तमाशा देखता रहा। मिनी भी हल्के से मुस्कुरा रही थी। सब मेहमानों के जाने के बाद विष्णु प्रसाद जी से लता जी ने कहा, इस अपमान का बदला तो मैं लेकर रहूंगी। इसके घर वालों ने मेरे मेहमानों के बीच मेरी बेइज्जती की है। विष्णु प्रसाद जी ने कहा, सही कह रही हो, बुलाओ इनकी बेटी को अभी। लता जी ने मिनी को रोशनी को बुलाने भेजा। रोशनी आंसुओं को पोंछकर कमरे से बाहर आई तो सास ने कहा, अपने बाप के लिए रो रही है या जो बेइज्जती हमारी हुई है उसके लिए रो रही है। रोशनी ने धीरे से कहा, मम्मी जी पापा खाली हाथ नहीं आए थे, जो लाए थे वही काफ़ी था। इस बात पर लता जी ने खड़े होकर उसके बाल पकड़े और जमीन में धक्का देकर कहा, तेरे बाप ने क्या हमारी इज्जत 2 कौड़ी की समझ रखी है जो ऐसे बोल रही है। तुझे तो मैं बताती हूँ। मिनी ने माँ पास आकर कहा, मम्मी आपने इसको सिर पर चढ़ा लिया था, अब देखो कैसे बोल रही है। अच्छा हुआ जो आपने बेइज्जती करके सबको भगा दिया। रोशनी उठी और कमरे में जाने लगी तो पीछे से सास ने कहा, अब मेरे घर को भवन मत बना देना, जाकर खाना लगा सबके लिए। दीपक छत पर जाकर अकेले में फ़ोन पर बात कर रहा था और रोशनी के घर पर मातम पसरा हुआ था। प्रभा जी बार बार अपने पल्लू से आंसू पोंछ रही थी। अब जाने मेरी बेटी के साथ क्या हो रहा होगा। मैंने पहले ही इस रिश्ते के लिए मना किया था। रोती हुई माँ को पास बैठी रश्मि और रितिका चुप करा रही थी।
राम प्रकाश जी, जो कि खुद बेहद डरे हुए थे, उन्होंने कहा, तुम लोग चुप रह जाते तो क्या हो जाता। अरे, अपनी बहन का भी ख्याल नहीं आया, रितिका ने कहा। पापा, आपकी बेइज्जती कैसे बर्दाश्त करते। घर का माहौल बेहद संजीदा था। तभी अचानक राम प्रकाश जी का फोन बजा। वो फोन देकर बाहर जाकर फोन पर बात करने लगे। अरे, 2 दिन में क्या हो पाएगा, ऐसे कैसे मेहता जी, आपने वादा किया था मुझे कुछ समय देने का। इतने में फोन कट गया। राम प्रकाश जी बेहद घबराए हुए घर में आए और बोले, मुझे सोना है, रितिका मेरे लिए ठंडा पानी लाओ। कहकर वो कमरे में चले गए। पीछे से रितिका आई तो कमरे में जाकर उन्होंने उससे कहा, बेटा, 2 दिन में फैक्ट्री और घर नीलाम हो जाएगा। बदले में जितना पैसा चाहिए उसका इंतजाम मैं कहाँ से करूँगा। बेटा, माँ से मत बताना, रितिका ने कहा। पापा, आपने हमारी शादी के लिए जो पैसा रखा है उसमें से दे दीजिए, शादी का देखा जाएगा, राम प्रकाश जी ने कहा। बेटा, पहले ही काफी पैसा खर्च हो चुका है। 1 साल होने को आया और मैं जेवर तक नहीं छुड़ा पाया तेरी माँ के। अब मेहता साहब समय देने को तैयार नहीं है। रितिका भी परेशान थी और कुछ सोच ही नहीं पा रही थी। उधर रोशनी तो रोकर परेशान थी और चाकर भी घर पर फोन नहीं कर सकती थी। प्रभा जी भी बेटी से बात करने को परेशान थी। उधर किचन से खाना लाते समय रोशनी से सब्जी गिर गई। अब तो रोशनी कांप गई और जड़ से कांच के टूटे बाउल को उठाने लगी। लता जी ने आकर जड़ से बाल खींचे और कहा, तोड़ दिया, अब ये नुकसान क्या तेरा जलील बाप भरेगा। दीपक अब तक छत पर ही था। मिनी ने आकर कहा, इस औरत को कुछ आता ही नहीं, मुझे यही सब्जी खानी थी। अब मेरे लिए कुछ ऑर्डर कर दो पापा, मैं खाना नहीं खाने वाली। दीपक के नीचे आते ही मिनी ने कहा, भैया, आपकी बीवी किसी काम की नहीं। अब आप कहोगे कि ठीक से बोलो, लेकिन क्या ठीक से बोले। देखिए, सारी की सारी शाही पनीर की सब्जी बाउल समेत गिरा दी। अब आप मेरे लिए जल्दी से पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दो। दीपक ने रोशनी से कहा, अब इसको घूरो मत, उठकर कुछ साफ करो। रोशनी सिसकती हुई उसे साफ करने लगी। आधे घंटे बाद घर में पिज़्ज़ा आ गया। कमरे में रोशनी परिवार को याद करती हुई रो रही और सब बाहर बैठकर पिज़्ज़ा खाने लगे। राम प्रकाश के लिए प्रभा जी ने खाना लगाया और कमरे में लाकर बोली, अब खाना खा लीजिए, भूल जाइए जो हुआ। क्या किया जा सकता है, बस बेटी खुश रहे। वो कहाँ जानती थी कि राम प्रकाश जी अब किसी और बात को लेकर परेशान थे। वो घर को देख रहे थे, कभी प्रभा जी को, मन में सोच रहे थे, 2 दिन में ये सब नीलाम हो जाएगा, ये घर और फैक्ट्री सब कुछ। प्रभा, जब तुम्हें ये पता चलेगा तो क्या होगा, मुझे तो यही सोचकर डर लग रहा है। राम प्रकाश जी को पसीने छूटे देखकर प्रभा जी बोली, अरे, इतना पसीने पसीने क्यों हो रहे हैं, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। उनका चेहरा लाट पड़ता देखकर उन्होंने जल्दी से उठकर एसी ऑन कर दिया। इतने में उनकी आंखें बाहर आने लगी और एक हाथ सीने पर चला गया। राम प्रकाश जी को अपना सीना जकड़ते देखकर प्रभा जी जोर से चिल्लाई। दोनों बेटियां तुरंत भागकर आईं। राम प्रकाश जी कुछ नहीं बोल पा रहे थे। रितिका ने किसी डॉक्टर को फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन नहीं लगा। फिर उसने हॉस्पिटल में एम्बुलेंस के लिए फ़ोन किया। कुछ देर में एम्बुलेंस आने वाली थी, मगर तब तक राम प्रकाश जी एक तरफ गिर गए। किसी ने तभी बेल बजाई तो रितिका दरवाज़ा खोलने दौड़ी, लेकिन तब तक राम प्रकाश जी शरीर छोड़ चुके थे। एम्बुलेंस खाली वापस चली गई। घर में रोने और चीखने की आवाज़ें गूंजने लगी। बेटियां पापा पापा कहकर उनके सीने पर सिर रखकर रो रही थी कि प्रभा जी बेहोश हो गई। ऐसे हालातों में रितिका को ख्याल आया कि जल्दी से रोशनी को फ़ोन कर दे। उसने कई बार फ़ोन लगाया, लेकिन रोशनी की फ़ोन उठाने की हिम्मत ना हुई। वो किचन में बर्तन धो रही थी और पीछे रखे फ़ोन को रोते हुए देख रही थी। सास ने आकर कहा, ओहो, आप फ़ोन करके क्या पूछना चाहते हैं, यही ना कि कहीं तुझे हमने मारा तो नहीं। सास ने फ़ोन रिसीव करके स्पीकर पर रखकर कहा, कहीं जाकर डूब मरो तुम लोग, अब देखना तुम्हारी बहन का क्या हाल होगा। रितिका जोर से चीखी, पापा चले गए हमें छोड़कर, हमेशा के लिए। फ़ोन पर रोती हुई रितिका की आवाज़
रोशनी के कानों तक पहुंच चुकी थी, जिसे सुनकर रोशनी के हाथ से बर्तन छूटकर नीचे गिर गया और वो पापा पापा कहकर रोने लगी। सास पैर पटकती हुई दीपक के कमरे में जाकर बोली, जा, तेरा ससुर मर गया, संभाल अपनी बीवी को। दीपक फोन पर बात करता हुआ किचन में रोशनी के पास गया। आज पहली बार उसने रोशनी को छुआ था। रोशनी उससे लिपट कर रोने लगी, बोली, मुझे पापा के पास अभी ले चलो। दीपक उसे तुरंत उसके घर ले गया। प्रभा जी उसे देखकर उससे लिपटकर बहुत रोई, लेकिन किसी ने उसे नीलामी की बात के बारे में नहीं बताया। रोशनी के सास ससुर अगले दिन दिखावे के लिए आए और कुछ देर बाद चले गए। रोशनी को उसकी माँ ने जिद करके बेच दिया क्योंकि नीलामी होनी थी। उन्होंने रितिका ने सब कुछ बता दिया था। रोशनी जानती भी नहीं थी कि उसका घर और पापा का बिजनेस सब कुछ नीलाम हो गया था। परिवार कहाँ गया, इसकी भी खबर उसे नहीं लगी क्योंकि उसकी सास ने उसका फोन छुपाकर रख लिया था। उसे घर में गुलाम बना दिया गया और कई बार उसने दीपक के फोन से घर पर फोन करने की भी कोशिश की, मगर फोन पर पासवर्ड था। उसने सोचा था कि 13वीं वाले दिन घर पहुंचेगी, मगर इस बारे में बात करते ही सास ने कहा, कोई कहीं नहीं जाएगा, काम चोर कहीं की, बस घर से बाहर जाने की आग लगी रहती है। रोशनी ने दीपक के फोन चोरी से उठाकर उसे अनलॉक करने की कोशिश की, मगर पासवर्ड नहीं लगा। तभी उसके फोन पर किसी का मैसेज आया जो ऊपर से थोड़ा नजर आ गया। किसी सोनाली का मैसेज था, अब इस बीवी को छोड़ो और मुझसे मिलने आओ। ये पढ़कर रोशनी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। रोशनी के जीवन में तो दुख एक साथ आन पड़े थे। अभी तक वो सोचती थी कि दीपक उसे एक दिन अपना लेगा, मगर अब तो कुछ और ही हो गया था। 2 महीने गुजर चुके और अब उसे ये सोचकर घबराहट होने लगी कि घर पर क्या हो रहा होगा। इतने दिन में किसी से बात नहीं हुई थी। माँ कैसी होंगी, बहनें कैसी होंगी। एक दिन उसने दीपक से कहा, मुझे अपने घर जाना है, वैसे भी मेरी इस घर में कोई जगह नहीं है, मैंने सब देख लिया है। दीपक ने कहा, कुछ पता नहीं है तुम्हें, इस सबसे दूर रहो। कहकर दीपक बाहर जाने लगा तो रोशनी ने जोर से कहा, जब कोई और है आपके जीवन में तो मुझसे शादी क्यों की, छोड़ क्यों नहीं देते, मुझे मेरे घर भेज दो। लेकिन दीपक अनसुना करके चला गया था। सास ने आकर कहा, बड़ी आग लगी है घर जाने की, एक काम कर, हमेशा के लिए चली ही जा। मिनी ने आकर कहा, ये गई तो घर का काम कौन करेगा। सास ने कहा, अरे वो छोड़, लेकिन इसको रखा तो मुफ्त का कौन खिलाएगा, देने वाला बाप तो मर गया, अब इसका क्या करें। दीपक भी इसे पसंद नहीं करता तो भगाओ इसे। सास ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और बाहर धक्का देकर दरवाजा बंद कर दिया। बेचारी रोशनी बाहर खड़ी हुई कह रही थी कि मुझे अपना सामान तो लेने दीजिए, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अंदर बैठे उसके ससुर ने कहा, लता, तुम्हें पक्का पता है ना कि इसका परिवार कहीं चला गया। सास ने कहा, अरे इसको वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, पूरा घर नीलाम हो गया, माँ बेटियों को लेकर कहीं चली गई, अब वहाँ कोई नहीं रहता। रोशनी दरवाजा पीटती रही। दीपक से तो उम्मीद पहले ही खत्म हो चुकी थी, सो वो वहाँ से चल दी। बार बार आंसू पोंछती रोशनी चलती चली जा रही थी। पैदल ही चलते चलते वो अपने घर जा पाती और पहुंची, मगर हैरान रह गई। पापा के नाम की नेम प्लेट थी ही नहीं। आंगन में लगा आंवले का पेड़ जाने किसने काट दिया था। अंदर झांकने पर सिर्फ ताला ही नजर आया। उसने आसपास पूछा तो लोगों ने कहा, तुम्हारे पापा के जाने के बाद तो तुम्हारा घर नीलाम हो गया। रोशनी हैरानी से ये खबर सुन रही थी। उसके घर में इतनी बड़ी तबाही आई और उसे किसी ने बताया तक नहीं। अब वो सोच रही थी कि कहाँ ढूंढे सबको। कोई भी माँ बहनों का पता तक नहीं जानता था। वो वहाँ से चल दी और कई रिश्तेदारों के घर जाकर पूछा, लेकिन किसी ने दरवाज़ा बंद कर लिया और किसी ने कुछ नहीं बताया। लेकिन वो लौटकर ससुराल भी जाना नहीं चाहती थी, इसीलिए किसी महिला आश्रम की तलाश करने लगी। उसके ससुराल में कोई नहीं जानता था कि उनकी बहू रोशनी कहाँ गई। दीपक घर लौटा तो उसने रोशनी के बारे में पूछा तो मिनी ने कहा, अरे भैया, जब आपको पसंद ही नहीं थी
तो पूछ क्यों रही हैं? वो घर जाना चाहती थी और माँ ने घर जाने को कह दिया, तो इसमें गलत क्या किया? दीपक कमरे में जाकर बिस्तर पर बैठ गया और मन में कहने लगा, कुछ दिन में उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तो वापस घर ले आऊंगा। ऐसे ही 15 दिन गुजर गए, लेकिन दीपक के पास कोई फोन नहीं आया। माँ को बिना बताए वो रोशनी के घर चला गया तो नीलामी की बात सुनकर हक्का बक्का रह गया और रोशनी ढूंढने पर भी नहीं मिली। घर आकर उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आपने उसे कहाँ भेज दिया? उसके घर की नीलामी हो चुकी थी तो उसे घर पर कोई नहीं मिला होगा। ऐसे में तो उसे घर लौट आना चाहिए था, मगर वो तो यहाँ नहीं आई। माँ ने कहा, अरे तू ही उससे दूर भागता था। बीवी तो तू उसे समझता ही नहीं था। जब उसका बाप ही मर गया तो अब पैसा कौन देता? इससे तो अच्छा अपने मन की लड़की से शादी कर ले। तू बस अमीर होनी चाहिए। दीपक माँ को घूरने लगा तो वो खामोश रह गई। दीपक ने रोशनी को बहुत ढूंढा मगर वो नहीं मिली। पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करवाना चाहता था, मगर माँ बाप के पूछताछ के डर के कारण उसने कुछ नहीं किया। साल तक दीपक खामोशी से रोशनी को ढूंढने के साथ साथ उसके परिवार को भी ढूंढता रहा। 3 साल के बाद दीपक की जॉब चली गई और घर में चिंताओं का पहाड़ टूट पड़ा। मिनी की शादी तय कर दी थी और शादी में कुछ ही दिन बाकी थे। माँ ने कहा, पहले इसकी शादी निपटाते हैं, फिर घर की किस्त भी देखेंगे। लेकिन किस्त जमा नहीं हो पाई और बैंक ने घर जब्त कर लिया। सभी लोग चुपचाप वो घर छोड़कर कहीं किराए का मकान में चले गए। लता जी ने किसी को पता तक नहीं बताया, क्योंकि मिनी की शादी का सवाल था। मिनी की शादी में दहेज में 2 लाख देने की बात हुई थी। सास ससुर ने बारात के समय दरवाजे पर जब पैसे की मांग की तो माँ ने कहा, आप थोड़ा रुक जाइए, विदाई तक पैसों का इंतजाम हो जाएगा। लेकिन ससुराल वाले तैयार ना हुए और बारात वापस लेकर जाने की धमकी देने लगे। दीपक परेशान कई लोगों को फोन करके पैसे मांग चुका था, मगर कोई भी देने को तैयार नहीं हुआ। आखिर रकम छोटी नहीं थी। बारात वापस लौट गई। दीपक माथा पकड़कर मंडप में बैठा रो रहा था। सारे मेहमान जा चुके थे। माँ बाप ने तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत कर दी। लता जी ने ससुराल वालों पर दहेज का आरोप लगाकर शादी में हुए खर्च को डबल करके मांग करना शुरू कर दिया। दीपक ने कहा, माँ, कब बाज आओगी? आपकी बेटी की शादी टूटी है। माँ ने कहा, शादी तो टूट ही गई है तो क्या पैसा भी छोड़ दें? यही सब चलता रहा और 6 महीने गुजर गए। एक दिन दीपक को पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए बुलाया गया। वो जाकर बैठा और उनके बुलाने का इंतजार करने लगा। तभी अपनी लैंड क्रूजर से उतरकर मालविका नाम की एक लड़की दनदनाती हुई पुलिस स्टेशन में पहुंची। इंस्पेक्टर साहब, आखिर उन्हें जमीन खा गई या आसमान निगल गया? सबके सब उसे देखते हुए उठ खड़े हुए। मालविका भी पुलिस स्टेशन में जोर जोर से चीख रही थी, जिससे सब वहीं थम गए। पीछे खड़े शख्स ने उसे कसकर पकड़ा हुआ था, जिससे तैश में आई हुई मालविका को वो संभाल सके। तुम सब सस्पेंड होंगे, सब। कमिश्नर साहब से बात करूंगी मैं। उसकी आंखों में गुस्से की लालिमा देखकर सब सांप रहे थे। एक तरफ बैठा दीपक उसे देखते ही अचंभे से खड़ा हो गया। अरे ये तो, लेकिन कौन है ये इसके साथ? उसकी माँ बाप भी उसे देख रहे थे। दीपक चुपचाप वापस अपनी जगह पर बैठ गया और चुपचाप तमाशा देखता रहा। वो लड़की सबको धमका रही थी और जाने किसे ढूंढने की बात कर रही थी। दीपक पता करना चाहता था कि आखिर ये किसे ढूंढना चाहती है। काफी देर तक की गर्मा गर्मी के बाद वो गुस्से में चली गई। दीपक ने उनके पास जाकर कुछ कि ये कौन थी, तो किसी ने कहा, ये इतने बड़े हॉस्पिटल के मालिक की बेटी मालविका है। कब से 3 लोगों को ढूंढ रही है। दीपक उसके पीछे जाना चाहता था, मगर आज किस मुंह से जाता? लेकिन उसका रुतबा और हैसियत देखकर मन में कई सवाल उठ रहे थे, जिनका वो जवाब चाहता था। वो शाम को उस हॉस्पिटल में पहुंच गया और मालविका के नाम से पूछा। सबने कहा कि वो आज नहीं आई है, कल मिलेगी, क्योंकि कल मीटिंग भी है। दीपक अगले दिन समय से पहले ही पहुंच गया। उसके ऑफिस के बाहर बैठा गया। वो आई और उसकी नज़र दीपक पर भी पड़ी, मगर वो बिना रुके अंदर चली गई।
दीपक हैरान था। वो सोच रहा था कि ये हूबहू रोशनी जैसी दिखने वाली लड़की मालविका ही है या बात कुछ और है। 3 घंटे गुजर गए और दीपक को मालविका शीशे से देखती रही। सब खत्म होने के बाद उसने उसे अंदर बुलाया। दीपक जाकर बैठ गया। ऑफिस में बस 2 ही लोग थे। दीपक ने कहा, रोशनी, तुम रोशनी हो ना? मालविका हंसी। रोशनी, तुम मुझ तक पहुंच ही गए। कल तुम पुलिस स्टेशन में बैठे थे, मैंने देखा था तुम्हें और मुझे पता था कि तुम मुझ पर जरूर आओगे। वैसे तुम्हें तुम्हारे परिवार को आज भी पैसा ही चाहिए ना? दीपक ने कहा। तो तुम रोशनी ही हो? मालविका हंसकर बोली। मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में हजारों सवाल होंगे। चलो आज सब बताती हूँ, मगर तुम्हारी माँ को मेरी माँ का पता बताना होगा। मैं उन्हें ढूंढ कर थक चुकी हूँ। कल जब तुम्हें देखा तो सोच लिया था कि तुम्हारे जरिए माँ बहनों तक पहुँचूंगी। दीपक खामोश बैठा उसे देखता रहा। उसने कहा, तुम्हारी माँ ने तो निकाल दिया था। वैसे भी मैं घर जाना चाहती थी। तुम्हारे फ़ोन में किसी लड़की के मैसेज पढ़ लिए थे, जिन्हें पढ़ने के बाद तुम्हारे साथ जिंदगी बिताकर रोने का मेरा कोई इरादा नहीं था। लेकिन घर गई तो ताला मिला और सब गायब। जाने कहाँ गए? बहुत ढूंढने पर भी कोई नहीं मिला। मैं रिश्तेदारों के घर भी, मगर फूटी किस्मत कदम कदम पर साथ थी, तो रिश्तेदारों ने भी मुझे देखकर दरवाज़ा बंद कर लिया। रात में अकेली सड़क पर चल रही थी और एक हॉस्पिटल के सामने से गुजरी। वहां से अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे एक आदमी को कुछ लोग जाने कहां से आकर मारने लगे। तभी एक ने पिस्टल निकाली और तान दी। मैंने जैसे ही देखा तो उनकी जान बचाने के लिए एक ईंट उठाकर उसके सिर पर दे मारी। पिस्तौल दूर जा गिरी और मैंने दूसरा पत्थर उठाकर उसके सिर पर दे मारा। वो वहीं बेहोश होकर गिर गया। दूसरा डर कर भाग गया क्योंकि गार्ड भागकर आ गया। उसने बताया कि ये हॉस्पिटल के मालिक हैं। उन्हें मारपीट के कारण काफ़ी चोटें लगी थी। उन्हें अंदर ही ले जाया गया। सुबह तक मैं उनका ख्याल रखती रही। जब होश आया तो उन्होंने कहा, बेटी, तुमने मेरी जान बचाई है। कौन हो तुम? तो मैंने जिन्हें बताया कि अकेली हूँ और फिलहाल कोई नहीं है। उन्होंने कहा, मेरी कोई औलाद नहीं है, होती तो तुम जैसी होती। आज से तुम मेरी बेटी हो। बस इसी तरह किस्मत से मुझे पिता मिल गए। उन्होंने मेरी हर तरह से मदद की और इस कुर्सी पर बैठा दिया कि आज ये हॉस्पिटल मेरे इशारों पर चलता है। उन्होंने ही मेरा नाम मालविका रखा। कमिश्नर तक पहुँच है, मगर माँ को नहीं ढूंढ पाई। अब तुम मुझे मेरी माँ तक पहुँचाओगे। दीपक ने तुरंत अपनी माँ को फ़ोन लगाया और कहा, माँ, एक बात सच सच बताना, रोशनी की माँ बहनें कहाँ गई? उन्होंने कभी तो आपको फ़ोन पर बताया होगा। अगर आज आप सच बोलोगी तो ठीक, नहीं तो मैं घर नहीं आऊँगा। दीपक की माँ सोच में पड़ गई कि इतने साल बाद आज ये ऐसा सवाल क्यों पूछ रहा है। दीपक ने जोर से कहा तो वो बोली, हाँ, उसकी माँ का एक बार फ़ोन आया था, मगर हमारे साथ इतना बुरा किया था तो मैंने बात नहीं करवाई। वो लोग सोलनपुर गांव में रहने चले गए थे। रोशनी झट से उठ खड़ी हुई और कमरे से बाहर निकल गई। 3 घंटे से ऊपर का सफ़र था और पीछे से दीपक भी साथ आ गया था। रोशनी ने उसे साथ आने से रोका तो उसने कहा, इस बर्बादी का कारण मेरा परिवार भी है, तो मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। सब मिल जाएंगे तो लौट जाऊंगा। दोनों कार में बैठकर 4 घंटे में सोलनपुर पहुंचे। हर एक रास्ते पर दीपक उसकी माँ बहन की फोटो दिखाकर हर एक से पूछता रहा। दीपक ने तभी सरपंच का पता पूछा और रोशनी के साथ वहां पहुंच गया। सरपंच ने फोटो देखकर कहा, अरे ये तो लगभग 3 साल पहले यहाँ आई थी। दरअसल इनके पति के दोस्त यहाँ रहते थे, उनके मकान में ही रहती हैं। वो उन्हें ले गए। वहाँ जाकर रोशनी ने जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया तो रितिका ने दरवाज़ा खोला। बहन को सामने देखकर रोते हुए उससे लिपट गई। अंदर से आवाज़ें सुनकर माँ भी बाहर आ गई और बोली, रोशनी, कितने फ़ोन किए बेटा तेरी सास को, मगर उसने कभी तुझसे बात नहीं करवाई। एक बार तो उसने कहा कि तू किसी के साथ भाग गई है। ये सुनकर रोशनी ने गुस्से से दीपक की तरफ देखा। रोशनी ने कहा, माँ, बहुत जुल्म सहे इनकी माँ के मैंने। उन्होंने तो मेरा फ़ोन भी रख लिया था
और बाद में आपका कोई नंबर लगा ही नहीं। शायद आप लोगों के नंबर बदल गए थे। सबके मिलने के बाद जब दीपक जाने लगा तो रोशनी ने कहा, सब मिल तो गए हैं, मगर तुम्हारे परिवार को चक्की पिसवा कर रहूंगी। तुम्हारी नई बीवी को भी नहीं छोड़ूंगी। दीपक मुस्कुराकर बोला, वो सब तो ठीक है, मगर नई बीवी कौन सी? रोशनी हैरत से उसका चेहरा देखने लगी। तब दीपक ने कहा, उस दिन मैं तुमसे झगड़ा करके बाहर निकल गया था, क्योंकि मुझे सोनाली से रिश्ता खत्म करना था। मैं तुम्हें दुख में नहीं देख पा रहा था और ऊपर से वो मुझे तंग कर रही थी। वो मान ही नहीं रही थी, जाने कितनी धमकी दे रही थी। इस दिन जब उससे रिश्ता खत्म करके तुझसे माफी मांगने वापस आया तो तुम नहीं थी। बस उस दिन से आज तक खुद को कोस रहा था, लेकिन अब तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं तुम्हें उस वक्त दिल से अपनाना चाहता था, मगर वक्त तुम्हें दूर ले गया। अब तो तुम बहुत दूर हो। मुझे माफ कर देना, मैं चलता हूँ। रोशनी की माँ ने कहा, बेटा रुको, तुमने हमें फिर से मिला दिया तो तुम गलत कैसे हो सकते हो? गलत तुम्हारा परिवार है, लेकिन तुम नहीं। रोशनी बेटा, फिर से दीपक के साथ घर बसा लो। दीपक ने कहा, नहीं माँ जी, अब नहीं, कहकर वो चला गया। पीछे से रोशनी ने आकर कहा, तुमने वाकई शादी नहीं की? दीपक ने उसके आगे अपना फोन करते हुए कहा, पता कर सकती हो, कमिश्नर साहब तो अब तुम्हारी पहचान के हैं। रोशनी मुस्कुराकर उसके गले लग गई और अगले दिन ही उसके परिवार के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र रचने के लिए FIR दर्ज कर दी, जिसमें दीपक ने उसका साथ दिया। इस तरह दीपक को अपनी रोशनी वापस मिल गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।